एवरीवन, यूजीसी नेट हिंदी पीवाईक्यू सीरीज हमारी चल रही है हिंदी के लिए। यूनिट फर्स्ट के आज हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं। भाषा विज्ञान है ना, यूनिट फर्स्ट है जो हमारी, वो भाषा विज्ञान की है। और आज मैं आपको बता देती हूँ, इसमें 30 क्वेश्चन है, पूरे आपको देखने हैं। जल्दी चलेंगे, फास्ट ही चलेंगे, ठीक है। जैसे कि आप स्पीड में देखते हो, मैं भी स्पीड में ही करवाऊँगी आपको। और आप सभी का भाई बहुत बहुत स्वागत है। और जो भी बच्चे आते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक किया करो चैनल को सपोर्ट करने के लिए। देखो, लाइक करना और शेयर करना बहुत ही ज़रूरी होता है। आपके सिर्फ देखने से काम नहीं चलता है। आप देख रहे हो, बहुत अच्छी बात है, आपको सीख रहे हो, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन आपको दूसरे को भी कुछ, अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह से ये वीडियो कंटिन्यूस आती रहें, चलते रहे क्लासेस, तो बस आपको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ना ज़रूर करना पड़ेगा, क्योंकि उसी से ही ये जो प्लेटफॉर्म है ना ऑनलाइन, वही आगे बढ़ सकते हैं। तो इतना सा काम आप ज़रूर कर देने। और चलते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में तत्सम शब्द कौन सा है? तो यहाँ पर हमें तत्सम शब्द बताना है, सभी जानते होंगे। उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द हैं वो 4 प्रकार के होते हैं ना, 4 या 5 भी कहा जाता है। तो तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज, ठीक है। तो ये 4 जो मुख्य रूप से होते हैं। इसमें तत्सम शब्द जो होते हैं ये होते हैं संस्कृत के। मैं थोड़ा बहुत ही बस एक्सप्लेन करूँगी, वैसे सभी जानते होंगे आप। तो आग, बयार, पंख और अक्षर, इनमें से कौन सा शब्द है जो कि तत्सम है? तो देखने से बिल्कुल समझ में आ रहा है, ये शब्द है अक्षर। जिसमें ये वाला अक्षर क्षत्रिय होता है ना, ये कहीं भी अगर दिख जाए तो समझ लेना सीधा सीधा वहाँ पर तत्सम शब्द है, ठीक है। क्योंकि ये तद्भव शब्द में नहीं आता, तत्सम ही आता है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा है जो आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है? कौन सी भाषा आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है? संस्कृत, अंग्रेजी, अरबी और फारसी। तो इनमें से कौन सी भाषा आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है? तो ये नहीं है अरबी, ठीक है। अरबी भाषा शामिल नहीं है, जबकि फारसी शामिल है, ठीक है। फारसी को मत लगा देना कहीं, ये फारसी आर्य भाषाओं में शामिल है, ठीक है। ये नहीं है अरबी, अरबी आर्य भाषाओं के अंदर शामिल नहीं है। निम्नलिखित में तत्सम शब्द नहीं है। अब बताना है आपको तत्सम शब्द कौन सा नहीं है इसमें से। आज्ञा, राय, सर्व या स्वामी। आज्ञा, राय, सर्व, स्वामी। तो इसमें से जो राय शब्द है ना, राय, राय बहुत फ्री की मिल जाती है ना, मिल जाती है ना। राय बहुत मतलब राय देने वाले तो हर कोई है आजकल। वैसे आजकल क्या है, वैसे अच्छी बात है। देखो, हमें ना हर किसी की राय सुन जरूर लेनी चाहिए, चाहे माने या ना माने। लेकिन मैं तो कहती हूँ, हमें एक छोटे से बच्चे की भी अगर हमें वो राय दे रहा है ना, कुछ बता रहा है, तो हमें उसकी भी सुन लेना चाहिए। कभी नहीं पता है कि हमारी कौन सी चीज़ कहाँ पर काम आ जाए। तो मैं तो ये बात बिल्कुल नहीं बोलती कि हाँ हर कोई राय देता देता है, अच्छी बात है। जिसके पास, देखो, जब कोई अपना समझता है तभी कोई राय देता है, वैसे गैरों को तो कोई देता ही नहीं है ना। तो ये बात भी आप ज़रूर नोटिस कर लेना, जो अपना होते हैं वही हमें राय देते हैं, तो हमें राय ज़रूर माननी चाहिए। मानो या ना मानो, लेकिन सुन जरूर लेनी चाहिए। तो राय जो शब्द है, इसमें ये तत्सम शब्द नहीं है। आज्ञा, सर्व और स्वामी, ये कौन क्या है? तत्सम शब्द हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियाँ कौन सी हैं? जो व्यंजन होते हैं, व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, ठीक है। स्पर्श व्यंजन जो होते हैं वो क से लेकर म तक, ये 25 होते हैं, ठीक है। 25 व्यंजन होते हैं और उनमें 5 वर्ग होते हैं। ये ही 5 वर्ग होते हैं जो कि कंठ्य वर्ण, कंठ्य वर्ग और तालव्य, उसके बाद मूर्धन्य, और ये जो वर्ग हैं उस तरह से चलते हैं। और प फ व वाला कौन से किस में आता है? ओष्ठ में आता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे आप। इसमें चलो हम यहीं से देख लेते हैं। ये वाला है जो, ये तालव्य वर्ण होता है। मैं सारे आपको बता देती हूँ, तालव्य वर्ग है, ठीक है। तालव्य वर्णों में आते हैं च, छ, ज, झ। क्योंकि जब हम इनको बोलते हैं तो ये हमारी तालु को स्पर्श करते हैं। ट, ठ, ड, ढ इसका करेक्ट आंसर है। ये मूर्धन्य ध्वनियाँ होती हैं, ठीक है, मूर्धन्य। और जो दांतों का पिछला भाग होता है ना, मसूड़ों का पिछला भाग, उसको स्पर्श करते हैं। प, फ, ब, भ, इनको आप बोल के देख लेना, ये ओष्ठ को स्पर्श करते हैं ना, ओष्ठ से बोले जाते हैं। और त, थ, दादा, ये दंत्य वर्ग होते हैं। कौन सा होता है? दंत वर्ग होता है, ठीक है। एक होता है कंठ वर्ग, ठीक है। ये ध्यान रख लेना, ये कितने हैं? 5 वर्ग होते हैं हमारे, जो हमें याद रखने हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो कि रूढ़ है? रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, ठीक है। ये बनावट के आधार पर होते हैं। तो घोड़ा, घुड़सवार, पंकज और पुस्तकालय। घोड़ा, इसमें देखो, घोड़ा को अगर आप अलग करेंगे ना, इसको हम तोड़ते हैं तो कोई भी अर्थ नहीं निकलता।
घो प्लस में ढा, इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है, ढा नहीं है डा है, इसका कोई भी अर्थ नहीं निकलता अगर हम इसको तोड़ते हैं। तो ये रूढ़ शब्द कहलाते हैं, ठीक है, जो किसी एक शब्द के लिए, एक किसी ना किसी एक चीज के लिए प्रयुक्त होते हैं। आगे देखें घुड़सवार। घुड़सवार क्या है? घोड़ा मतलब घोड़े पर बैठने वाला या घोड़े की सवारी करने वाला को घुड़सवार बोलते हैं। और पंकज, पंकज हमारे योग रूढ़ शब्द है, ठीक है। पंकज, पंकज वो होते हैं, अगर आप जानते हैं तो ये जो बहुव्रीहि समास होते हैं ना, जो किसी तीसरे का अर्थ बताते हैं, इसमें अगर हम अलग करते हैं इनको, तो ये संधि अगर हम इनकी करते हैं संधि विच्छेद, तो कोई अर्थ नहीं निकल के तीसरा ही अर्थ निकलता है। बहुव्रीहि समास जो होता है वही योग रूढ़ होते हैं। और घुड़सवार और पुस्तकालय दोनों ही क्या हैं? तो ये यौगिक शब्द हैं, ठीक है, ये यौगिक शब्द हैं जिसमें दो शब्द होते हैं और दोनों का अलग अलग अर्थ निकलता है। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार निम्नलिखित का हिंदी भाषा की उत्पत्ति के अनुसार सही क्रम क्या है? कामता प्रसाद गुरु के अनुसार बताना है इनमें से सही जो क्रम है वो कौन सा है। तो यहाँ पर देखेंगे सौरसेनी, नागर अपभ्रंश, पश्चिमी हिंदी या फिर वर्तमान हिंदी। तो इनमें से सबसे पहले कौन सा आएगा? तो देखें सौरसेनी, सौरसेनी से आपने ये पढ़ा भी होगा, पश्चिमी हिंदी निकलती है, ठीक है, ये सबसे पहले आता है। सौरसेनी से ही पश्चिमी हिंदी का विकास हुआ है, तो ये तो पहले ही आएगा। नागर अपभ्रंश, पश्चिमी हिंदी और वर्तमान हिंदी, इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है ना वही सही है। 1, 2, 3 और 4 यही हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सबसे पहले सौरसेनी, कामता प्रसाद गुरु के अनुसार बात कर रहा है, सौरसेनी, फिर नागर अपभ्रंश, फिर पश्चिमी हिंदी और फिर जो वर्तमान हिंदी है वो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, संविधान के अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा के बारे में कौन से प्रावधान किए गए हैं? संघ की जो राजभाषा है ना, उसके बारे में, संघ की राजभाषा हमारी हिंदी है, और हिंदी के बारे में क्या क्या बताया गया है? संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, ये 343 अनुच्छेद में कहा गया है, ये बात बिल्कुल करेक्ट है। शासकीय प्रयोजनों के लिए भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप मान्य होगा, ये भी बोला था। देखो शासकीय प्रयोजनों के भारतीय अंक यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये वाला जो रूप है ना ये मान्य है। अगर आपने देखा होगा जो हमारे राष्ट्रीय चिन्ह है, मतलब राष्ट्रीय जो अंक हैं हिंदी में, कभी आपने पढ़ा होगा, मुझे तो ठीक से वो आते नहीं है वैसे बनाने, पर इस तरीके से बनाए जाते हैं कुछ, है ना, ऐसे ऐसे, ठीक है। 1, 2, 3 ये अंक होते हैं, ये राष्ट्रीय अंक होते हैं हिंदी वाले, अगर आप नहीं जानते हो तो। और भारतीय अंकों का जो अंतर्राष्ट्रीय रूप है ये वाला होता है जिसको हम सभी लिखते हैं। तो फर्स्ट और सेकंड इसमें बिल्कुल करेक्ट हैं। और तीसरा इसमें क्या दे रखा है भाई? तो ये है राजभाषा के बारे में राष्ट्रपति एक आयोग का गठन करेंगे, ऐसा इसमें कुछ नहीं कहा गया था, मतलब उसमें कुछ नहीं लिखा है ऐसा, ठीक है, 343 में नहीं लिखा है। उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय की संपूर्ण कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में ही होगी, बिल्कुल नहीं, उसमें हिंदी भाषा के बारे में लिखा हुआ है, हिंदी भाषा में होगी। तो इसमें से हमारा 1 और 2 जो ऑप्शन है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, उसको आप कर लीजिए। पाणिनि ने किस ग्रंथ के द्वारा भाषा को एकरूपता देने का प्रयास किया था? पाणिनि का ग्रंथ आपको पहचानना है, उसी से पता चल जाएगा। महाभारत तो उन्होंने लिखी नहीं है, ठीक है। अष्टाध्यायी, योग वशिष्ठ और बृहस्पति नीतिकार, तो ये पाणिनि की है अष्टाध्यायी, ठीक है। इन्होंने इस भाषा को एकरूपता देने का ये एक व्याकरण ग्रंथ है। भरत मुनि ने अपभ्रंश को क्या नाम दिया है? भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र नामक एक पुस्तक लिखी थी, नाट्यशास्त्र नाम से, और ये रसों के भी प्रणेता हैं, है ना, रसों के भी प्रणेता हैं। तो यहाँ पर ये अपभ्रंश को इन्होंने क्या नाम दिया है? तो ये नाम दिया है इन्होंने देश भाषा, ठीक है, देश भाषा नाम दिया है। नेक्स्ट है हिंदुस्तानी भाषा का रूप क्या है? जो हमारी हिंदुस्तानी भाषा है उसका रूप क्या है? तो ये है भाई हिंदी, उर्दू मिश्रित, ठीक है, हिंदी उर्दू मिश्रित ये हिंदुस्तानी भाषा का रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, ब्राह्मी लिपि के विकास का अनुक्रम क्या है? जो ब्राह्मी लिपि है हमारी, ब्राह्मी लिपि का के विकास का अनुक्रम बताना है। तो सबसे पहले ब्राह्मी लिपि, उसके बाद आती है गुप्त लिपि, ठीक है, ये पहला ही हमारा करेक्ट हो जाएगा, ब्राह्मी लिपि, फिर गुप्त लिपि, फिर इसके बाद आती है कुटिल लिपि और देवनागरी लिपि, ठीक है। जो देवनागरी लिपि है इसकी जननी अगर कहा जाए तो वो ब्राह्मी लिपि है, ब्राह्मी लिपि से ये निकली हुई है। पुराने टाइम पर जो शिलालेख वगैरह लिखवाते थे अशोक वगैरह, उन्होंने भी ब्राह्मी लिपि में ही लिखवाया था, ठीक है। देवनागरी लिपि अब भाषा, अब जो हिंदी है उसकी देव लिपि है, ठीक है, देवनागरी।
उससे पहले ये कुटिल लिपि से निकली है, कुटिल गुप्त से और गुप्त लिपि ब्राह्मी से। तो इसकी जननी कौन हुई? ब्राह्मी लिपि। इसको याद रख लेना। नेक्स्ट है यहाँ पर, निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है? तो कौन सी बोली है जो कि उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती? अवधी, खड़ी बोली, मैथिली या फिर ब्रज? उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाने वाली कौन सी है? अवधी, खड़ी बोली, मैथिली या ब्रज? इसमें से आपको बताना है। बताइए कौन सा ऑप्शन है जो हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। वन सेकेंड, बताइए अवधी, खड़ी बोली, मैथिली या फिर ब्रज? तो देखो अवधी और ब्रज तो बोली जाती है, इनको तो सभी जानते हैं, है ना। और खड़ी बोली और मैथिली, खड़ी बोली और मैथिली, मैथिली नहीं बोली जाती है, बिहार की भाषा है। और खड़ी बोली हाँ, हालांकि उधर इलाहाबाद साइड में थोड़ी बहुत भोजपुरी बोली जाती है, लेकिन मैथिली का नाम उसमें नहीं आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरानी हिंदी नामकरण किसने किया था? पुरानी हिंदी का नामकरण किसने किया था? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, इंसा अल्लाह खान या फिर चंद्रधर शर्मा गुलेरी? तो पुरानी हिंदी का जो नामकरण है वो किया था चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है? नेपाली, मैथिली, भोजपुरी या फिर डोगरी? इनमें से कौन सी भाषा है जो कि 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? जो संविधान की 8वीं अनुसूची है उसके अंदर 22 भाषाओं का क्या है? प्रावधान है। मतलब 22 भाषाओं का उल्लेख है, पहले 18 थी, अब 22 हो चुकी हैं उनमें से, लेकिन भोजपुरी का उल्लेख नहीं है, ठीक है। भोजपुरी भाषा को अभी संवैधानिक भाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। किस विद्वान ने उक्ति व्यक्ति प्रकरण की भाषा को प्राचीन कौशली भाषा कहा है? तो ये किसने कहा है? डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी, डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, राहुल सांकृत्यायन। यहाँ पर आप जितने भी नाम देख रहे हैं ना, ये कहीं ना कहीं भाषा व्याकरण से या भाषा से जुड़े हुए हैं। इन्होंने भाषा की परिभाषाएं वगैरह दी हैं, और ये जो परिभाषा इंपॉर्टेंट है उनको मैं इसके पार्ट 2 में लेकर के आऊँगी। आज ये जो भाषा विज्ञान का जो हम क्वेश्चन पढ़ेंगे 30 क्वेश्चन, ये हमारे पार्ट 1 में रहेंगे, और इसका हम दूसरा तीसरा पार्ट भी जरूर पढ़ेंगे, जहाँ से आपके कंप्लीट जो डाउट है या जो जो कंप्लीट क्वेश्चन है जो रिवाइज होने चाहिए वो हो जाएंगे। तो यहाँ पर उक्ति व्यक्ति प्रकरण की भाषा को प्राचीन कौशली किसने कहा है? तो ये कहा है डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी ने। सुमेलित करना है यहाँ पर कौन सी भाषा है जो कहाँ पर बोली जाती है? तो ब्रज भाषा, भोजपुरी, मैथिली और अवधी यहाँ पर दे रखी हैं। ब्रज भाषा की अगर बात करें तो ब्रज भाषा कहाँ पर बोली जाती है? तो देखो ये मथुरा साइड में बोली जाती है, जो मथुरा का क्षेत्र है उसे ही ब्रज क्षेत्र कहा जाता है। तो ब्रज मथुरा के पास में इनमें से कौन सा स्थान पड़ता है? तो ये पड़ता है भाई अलीगढ़, ठीक है। अलीगढ़ में भी बोली जाती है, मथुरा के आसपास वाला क्षेत्र है। भोजपुरी की बात करें तो भोजपुरी छपरा में बोली जाती है, और छपरा कहाँ पर है? ये बिहार के अंदर है, ठीक है। ये बिहार में बोली जाती है भोजपुरी। और मैथिली बोली जाती है दरभंगा में, दरभंगा भी वही है, ठीक है, ये भी बिहार के अंदर है। और अवधी सुल्तानपुर में बोली जाती है, ठीक है। इतना याद रख लेना इनको, ये इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, इनको याद रखना है अच्छे से। निम्नलिखित ध्वनियों को उनके गुणों के साथ सम्मिलित कीजिए। क ख ग घ। यहाँ पर सघोष और अघोष, महाप्राण और अल्पप्राण आपको पता होने चाहिए। अगर आप इनके बारे में जानते हैं तभी इस तरह की मैचिंग आप कर पाओगे। देखो सघोष अघोष कौन से होते हैं, वैसे मैंने इसके बारे में ना पहले अच्छे से पढ़ाया था, लेकिन फिर भी मैं तो आपको सीधा सीधा बता देती हूँ। देखो जो 5 वर्ग होते हैं ना, 5 वर्ग, वहाँ से आप पता लगा सकते हो बिल्कुल ईजीली। जो पहले 1 और 2 जो होते हैं वो कौन से होते हैं? तो अघोष होते हैं, ठीक है, उनको अघोष बोलते हैं। और बाद वाले इनको सघोष या घोष बोलते हैं, 3 4 5 को, जो भी वर्गों में आते हैं। इसके अलावा अगर महाप्राण अल्पप्राण की बात करें तो अल्पप्राण पहला दूसरा, मतलब पहला तीसरा और 5वां वर्ण अल्पप्राण होता है, और दूसरा और चौथा जो वर्ण होता है वो महाप्राण होता है, ठीक है। इनको तो थोड़ा सा आपको अच्छे से देखना पड़ेगा एक बार, ऐसे मेरे बोलने से समझ में नहीं आएगा, बाकी तो अगर आपने पढ़ा होगा तो समझ में आ गया होगा। अगर क की बात करें तो क देखो पहला वर्ग का पहला अक्षर है क, है ना, तो सीधी सी बात है अघोष में आएगा। यहाँ पे घोष और सघोष ये सम्मिलित करना है ना, तो घोष सघोष और घोष में तो ये आएगा नहीं, दोनों एक ही बात होती है। क आएगा हमारा अघोष में। अब ये देखना ही अल्पप्राण है या महाप्राण है, तो पहला अक्षर है तो ये अल्पप्राण हो गया,
इसलिए हमारा ये जाएगा डीप से मिलने। ठीक है, अघोष भी है और ये अल्प प्राण भी है। अगर ख की बात करें तो ख महाप्राण है, और पहला दूसरा जो अक्षर होता है वो कौन सा होता है? अघोष होता है। पहला दूसरा जो अक्षर होता है वो अघोष होता है, इनको याद कर लेना। अल्पप्राण महाप्राण तो एक बार याद हो जाते हैं, थोड़ा सा इनमें कन्फ्यूजन रह जाता है बच्चों को। तो ख की अगर बात करें तो ये कौन सा होगा? ये भी अघोष होगा, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। अगर ग की बात करें तो ग हमारा कौन सा होगा? तीसरा वर्ण है, तो जाहिर सी बात है इसमें घोष और सघोष बचे हुए हैं, दोनों ही उसमें ही आएंगे। लेकिन अल्पप्राण और महाप्राण देखना है। अल्पप्राण है कौन सा? हमारा ग, और घ हमारा महाप्राण है। ठीक है, इस तरह से ये मैच हो जाएंगे। ये चीज़ें आपको याद करनी है, क्वेश्चनों से आपको पता चल रहा होगा कि कौन से किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? जिह्वा के आधार पर 3 प्रकार के स्वर होते हैं, अग्र स्वर और मध्य स्वर, और एक होता है पश्च स्वर। जिह्वा के आधार पर अगर आपने नहीं पढ़े है ना तो एक बार इनको पढ़ लेना, यहाँ से भी पूछे जाते हो क्वेश्चन। अगर हम पश्च स्वर की बात करें तो ये हमारा आ होता है, आ। अगर हम आ बोलते हैं ना, बड़े आ से आम, तो वो हमारा बिल्कुल सीधा कंठ में से निकल के आता है, ना किसी को स्पर्श करता है, ना कहीं पर रुकता है, ना उसको कोई ठोकर लगती है, ना कुछ, सीधा फटाक से एकदम सीधा बाहर। तो ये हमारा पश्च यानी कि पीछे वाले भाग से निकल के आया है, जिह्वा के पीछे वाले भाग से निकल के आया है ना। और अगर अ ई ए की बात करें तो ये तीनों के तीनों ही कहाँ से बोले जाते हैं? तो ये अ की अगर बात करें तो ये अ मध्य स्वर होता है। ठीक है, मध्य स्वर। और ई और ए किस में आते हैं? तो ये हमारे अग्र स्वर में आते हैं। ठीक है, ई ए आप बोल के देखो, बिल्कुल आगे आगे भाग से बोले जाएंगे। निम्नलिखित हिंदी भाषाविदों को उनके ग्रंथों के साथ सम्मिलित करना है। ग्रंथ थोड़े से इसमें मिक्स हो गए हैं, लेकिन हम देख लेते हैं। कामता प्रसाद गुरु की अगर हम बात करें तो आपने बहुत बार पढ़ा होगा, इन्होंने हिंदी व्याकरण लिखा था। कौन सा लिखा था? हिंदी व्याकरण। ठीक है, भाई थोड़ा सा मैच हो गया है। कामता प्रसाद गुरु की अगर बात करें तो इन्होंने लिखा है भाई हिंदी व्याकरण, आप जानते ही होंगे, व्याकरण इन्होंने लिखा था, बी। और हिंदी किशोरी दास वाजपेयी, किशोरी दास वाजपेयी का जो ग्रंथ है ये है हिंदी शब्दानुशासन। ठीक है, हिंदी शब्दानुशासन इनका ग्रंथ है। और उदय नारायण तिवारी की बात करें तो उदय नारायण तिवारी ने लिखा था हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। ठीक है, हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, थोड़ा सा प्लीज समझ लेना, है ना। उल्टा पुल्टा हो गया है, मैंने ध्यान नहीं दिया, नहीं तो मैं इसको सही कर लेती पहले ही, है ना। तो थोड़ा सा देख लेना यहाँ पर। उदय नारायण तिवारी का जो ग्रंथ है वो है हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। कामता प्रसाद गुरु ने लिखा था हिंदी व्याकरण। किशोरी दास वाजपेयी का हिंदी शब्दानुशासन। और रामविलास शर्मा ने लिखा था, सॉरी ये भाषा और समाज, ये कहाँ पहुँच गया? भाषा और समाज, ये है रामविलास शर्मा का। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये ग्रंथों के नाम याद रख लेने हैं। देखो उठ पटांग लिखा, कोई दिक्कत नहीं है, आपको तो बस याद करना है, सुनना चाहिए, सुमेलित करना है। यहाँ पर एक तरफ दे रखे हैं भाषा के कुछ शब्द, जो भाषा है उसमें देखो, इस कहीं कहीं पूछ लिया जाता है ओ की मात्रा की बहुलता किस भाषा में होती है, या ऊ की मात्रा की बहुलता किस भाषा में होती है ना। बड़ा ओ की मात्रा की बहुलता किस भाषा में होती है। तो इसी तरह से ही ये दे रखे हैं। करो, करो बिल्कुल अच्छे से जो प्योर हिंदी में है वो कहाँ पर बोला जाता है? करहू कहाँ पर बोला जाता है? करो कहाँ पर बोला जाता है? और करा किस में बोला जाता है? तो देखो करहू, आपने कभी भी अगर रामायण सुनी होगी ना तो उसमें ऊ की मात्रा बोलती रहती है, करहू कृपा, है ना, इस तरह से। तो ये करहू तो हमारा अवधि में आ गया, करो, है ना। पहले वैसे देखो मैं ब्रज क्षेत्र से ही हूँ, और वैसे तो आपको लोकेशन से पता चल ही जाता होगा उसमें। तो मैं ब्रज की जो ये भाषा है ना, मैं पीछे मान लो मैं हरियाणा से हूँ, तो और जब मैं यहाँ ब्रज की भाषा सुनती हूँ तो मुझे बहुत बुरा लगता है, बहुत मतलब अंदर से बहुत चिढ़ होती है, बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि यहाँ की भाषा मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। लेकिन जब से मैंने पढ़ा है कि ये ब्रज भाषा ऐसे ही बोली जाती है, ये ब्रज भाषा की पहचान है, तब से मुझे थोड़ा थोड़ा हाँ ठीक लगने लग गया है कि चलो कोई नहीं। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि बच्चे ऐसे ना बोले, क्योंकि मुझे ये भाषा पसंद नहीं है। लेकिन हाँ, ब्रज भाषाएँ अच्छी है, सबकी अपनी अपनी भाषाएँ होती हैं, सब अपनी अपनी भाषा को ही प्यार करते हैं, कहने का मतलब ये है। तो मुझे भी हरियाणवी पसंद थी, मैं हरियाणा बोलती थी पहले, लेकिन अब क्या है कि मैं मतलब थोड़ा थोड़ा सीखी तो अभी भी नहीं हूँ, मैं अभी भी बिल्कुल ब्रजभाषा यूज नहीं करती, बिल्कुल भी नहीं करती एक अक्षर भी, क्योंकि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और उसको ऐसे बोलते हैं करो, है ना, करो, जा रहो, है ना,
मतलब इस तरीके से वो बोलते हैं। अब यहाँ मैं सुनती हूँ तो मुझे सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं। जब से मैंने पढ़ा है थोड़ी सी मुझे तसल्ली मिल गई कि हाँ ये ब्रजभाषा ऐसी बोली जाती है। तो इसलिए आप भी इसको याद रख लेना। और करो की अगर बात करें, करो तो ये बांगरू में बोली जाती है, बांगरू जो कि हरियाणवी है, ठीक है। और करा की अगर बात करें तो करा ये भोजपुरी में बोला जाता है। इसमें आ की मात्रा की बहुलता होती है भोजपुरी के अंदर, ऊ की मात्रा की बहुलता होती है अवधी के अंदर, और ओ की मात्रा, छोटा ओ की मात्रा की बहुलता किसमें होती है, बांगरू के अंदर। और करो, बड़ा ओ की मात्रा जो होती है ना, वो ब्रज के अंदर होती है। भाई क्लास अगर पसंद आ रही हो, क्वेश्चन पसंद आ रहे हो, देखो ये पसंद क्या है, पसंद आए हैं, पसंद से काम नहीं चलता है। मुझे नहीं पता पसंद आते हैं नहीं आते, पसंद सबकी अलग अलग होती है, लेकिन पेपर सबको एक जैसा ही देखने को मिलेगा। इसलिए पसंद नापसंद पर मत जाइए, आपको जो भी अच्छा मिल रहा है मैटर उसको आप कवर कीजिए, पढ़िए, और ज़्यादा से ज़्यादा आप दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि इतना मतलब अच्छा कंटेंट है सब तक पहुंच सके। यूजीसी नेट अगर पेपर फर्स्ट की आप तैयारी करना चाहते हैं तो मैंने थ्योरी भी पूरी पढ़ा दी है, बहुत ही शॉर्ट नोट में पढ़ाई है, एकदम हिंदी में पढ़ाई है। और इसके अलावा यूजीसी नेट के लिए PYQ सीरीज मेरी चल रही है, जो 11:30 बजे क्लास आती है, लाइव तो नहीं है लेकिन रिकॉर्ड आती है, उसको भी आप कंटिन्यू मतलब देख सकते हैं। बहुत अच्छी तैयारी आपकी वहाँ से हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार क्या है, रूप, रचना, ध्वनि, इतिहास या फिर अर्थ। तो इनमें से कौन सा है जो कि भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार है, तो ये इतिहास के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है। मुंडा भाषा परिवार का क्षेत्र कौन सा है, मुंडा भाषा परिवार का क्षेत्र कौन सा है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु या फिर छोटा नागपुर। तो ये है भाई छोटा नागपुर का पठार, ठीक है। छोटा नागपुर का जो पठार है ये मुंडा भाषा परिवार का क्षेत्र है। नेक्स्ट यहाँ पर एक संधि का क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं। निम्न शब्दों को संधि के साथ सुमेलित करना है। नीरोग, अगर देखो मैं इनको तोड़ के बता देती हूँ, नीरोग को अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो इस तरीके से करेंगे, नीही प्लस में रोग। तो सीधी सी बात है, कौन सी संधि हो गई इसमें, विसर्ग संधि हो गई, ठीक है। यहाँ से मिला देती हूँ, विसर्ग संधि हो गई। दीर्घाकार, दीर्घाकार को हम कैसे तोड़ेंगे, तो दीर्घ, इनको आपको तोड़ना आना चाहिए। तोड़ना अगर आपको आ गया तो आपको, आपके लिए संधि बहुत ही ईजी हो जाएंगी। दीर्घाकार में दीर्घ संधि है, दीर्घाकार, ठीक है। इस तरह से ये तोड़ा जाएगा। और इसमें ये जो आ रहा है ना, आ क्या है, स्वर है, ठीक है। और दीर्घ, दीर्घ में भी पीछे अ है, ए प्लस आ का जब दोनों का प्लस होता है तो बड़ा आ बनता है, और ये किस में चला जाता है, दीर्घ, ये दीर्घ संधि, दीर्घ संधि है ये, ठीक है। और सदाचार की अगर बात करें तो सदाचार को कैसे तोड़ते हैं, सदाचार को मैं तोड़ देती हूँ यहाँ पर, सत प्लस में आचार। देखो सत प्लस में आचार, इसमें देखो यहाँ पर व्यंजन आ रहा है, इसमें कहाँ क्या आ रहा है, व्यंजन आ रहा है। इसमें कोई भी हलंत लगा हुआ है ना, हलंत लगा हुआ है तो समझ लो वो व्यंजन है ना, उसमें कोई भी स्वर की सहायता नहीं ली गई है। तो सत प्लस में आचार ये बनेगा सदाचार। ये कौन सा हो गया, व्यंजन संधि हो गई इसके अंदर, ठीक है, व्यंजन संधि हो गई। और प्रत्येक की अगर बात करें तो प्रति प्लस में एक, प्रति प्लस में एक, इस तरह से ये तोड़ा जाएगा, प्रति प्लस में एक। तो ये हो जाएगी यन संधि। सॉरी, यन संधि कौन सी होती है, जहाँ पर हमारा प्रति प्लस में, जहाँ पर ये आधा त आधा य इस तरह के शब्द आते हैं, ठीक है। खड़ी बोली के लिए सुनीत कुमार चटर्जी ने किस शब्द का प्रयोग किया है, जनपदीय हिंदुस्तानी, वर्नाकुलर हिंदुस्तानी, कौरवी या फिर रेखता। तो ये जनपदीय हिंदुस्तानी का प्रयोग किया है खड़ी बोली के लिए, किसने किया है, सुनीत कुमार चटर्जी ने। यहाँ पर कुछ नोट दे रखा है, आगे क्वेश्चन है, आपको भागना नहीं है। हिंदी की प्रमुख बोलियों के नामकरण करता यहाँ पर दे रखे हैं। कौरवी, कौरवी का नामकरण किसने किया था, तो ये किया था राहुल सांकृत्यायन जी ने, ठीक है। राजस्थानी का नाम किया है ग्रियर्सन, मतलब राजस्थानी जो भाषा है उसका राजस्थानी नाम किसने रखा, तो ग्रियर्सन ने रखा है ना। किसके नामकरण में कौन कौन से पंडित जी आए थे वो आपको याद रखने हैं। डिंगल में बांकीदास, डिंगल का नाम किसने रखा है, डिंगल किसको बोलते हैं, तो राजस्थानी भाषा ही होती है, मतलब राजस्थानी प्लस जो उधर की भाषा होती है ना राजस्थान की, मतलब रेगिस्तान वाली, क्या बोलते हैं उसको, राजस्थानी प्लस हिंदी जो होती है वो डिंगल ही होती है, ठीक है। ये वीर भाषा होती है एक तरीके से। ब्रजबुली की अगर बात करें तो ईश्वर चंद्रगुप्त। और ब्रजबुली कहाँ की भाषा है ये भी आपको याद रखना है, तो ये बंगाल की भाषा है, ठीक है, बंगाल की भाषा है ये, मतलब बंगाल के कोलकाता में बोली जाती है। और ये ईश्वर चंद्रगुप्त ने इसका नामकरण किया था। बिहारी का नाम भी ग्रियर्सन ने दिया था, बिहारी, राजस्थानी, ये नाम किसने दिए थे, ग्रियर्सन ने।
भोजपुरी का नामकरण किया था रेमंड ने और मैथिली का नामकरण किया था कॉल ब्रंक ने। ठीक है, तो इनको आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेना, इनको भी याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, मान स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो मान स्वरों की संख्या होती है 8। ठीक है, मान स्वरों की संख्या कितनी है? 8। हिंदी का पाणिनि किसको कहा जाता है? तो हिंदी का पाणिनि सभी जानते होंगे, कामता प्रसाद गुरु को कहा जाता है। ठीक है, कामता प्रसाद गुरु को कहा जाता है। अंग्रेज, फ्रांसीसी, रिपोर्टाज, कूपन, कारतूस शब्द किस भाषा के हैं? अंग्रेज, अंग्रेज भाषा भी मतलब अंग्रेज जो शब्द है वो अंग्रेजी भाषा का नहीं है। ठीक है, फ्रांसीसी शब्द उसका नहीं है, मतलब अंग्रेजी का तो है ही नहीं। रिपोर्टाज, कूपन और कारतूस, एक आध शब्द ऐसा होता है कभी कभी हमें पता होता है, तो इसको रिपोर्टाज को मैं भी बहुत जल्दी पहचान लेती हूँ, है ना। ये पता होता है कि ये फ्रेंच भाषा का शब्द है, सारे के सारे ही फ्रेंच के हैं। किस विद्वान ने उक्ति व्यक्ति प्रकरण की भाषा को प्राचीन कौशली कहा है? तो ये किसने कहा है? डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी ने कहा है। ठीक है, डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी ने उक्ति व्यक्ति प्रकरण की भाषा को प्राचीन कौशली कहा है। नेक्स्ट है यहाँ पर, भारतीय भाषाओं को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल किया गया है? तो सभी जानते होंगे, अष्टम अनुसूची में किया गया है। 22 भाषाओं का जिक्र है और अनुच्छेद की अगर बात करें तो 343 से लेकर 351 तक किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, ग्रिम नियम किस भाषा की ध्वनियों से संबंधित है? तो ये जर्मन भाषा की ध्वनियों से संबंधित है। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करे बिना आपको नहीं जाना है, आपको आपके पेपर की कसम है। ठीक है, सबको करके जाना है। मुझे भी बड़ी खुशी मिलेगी इस बात के लिए कि हाँ आप लोग पसंद कर रहे हैं, ताकि मेरे अंदर मोटिवेशन जगे इस बात के लिए कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा काम करना है। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।